तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिस शख्स ने अपनी 24 साल की उम्र में ही 18 साल से उसने शुरू किया था, 24 साल की उम्र तक वो पहुंचा और इसी 24 साल की उम्र उसमें 30 से ज़्यादा बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उनके साथ रेप करता, उनको मार के फेंक देता और कानून की विडंबना भी देखिए और हमारे देश की एक तरह से विडंबना आप समझिए इसको कि अभी 20 तारीख को, अभी अगली जो 20 तारीख आएगी इसी मई महीने की, इसी 20 तारीख को जितने भी अपराध उसने किए हैं, जितने भी इसके अपराधों की फहरिस्त है, उसमें से एक मामले का फैसला आएगा। एक मामले में दोषी पाया गया है तो इस एक मामले में इसको सज़ा होगी। बाकी ऑन द रिकॉर्ड जो और 29 मामले हैं उसमें ना कोई चार्जशीट है, ना इस मामले की भी सही तरीके से जाँच हुई है और कई मामले तो ऐसे हैं जिसमें बाकायदा जमानत पे बाहर भी है। तो आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर, एक ऐसे रेपिस्ट की है जो शायद इस दुनिया में हैवान बन के ही जन्म लिया था और ऐसे हैवान को भी आज खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015। दिल्ली में एक जगह लगती है बेगमपुर। बेगमपुर एक थाना। साल 2015 में इसी बेगमपुर थाने में जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा, एक बेहद गरीब परिवार आता है। परिवार आता है, आने के बाद दरोगा साहब से कहता है कि साहब मेरी एक 12 साल की लड़की थी, अचानक से कहीं खेल रही थी और घर से निकली थी और अभी तक लौट के नहीं आई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हम लोग 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब जब नहीं मिल रही, हम लोग खोज के थक चुके हैं, इधर उधर हर संभव कोशिश कर चुके हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आप खोज दीजिए, मेरी बिटिया को ढूंढ के निकाल दीजिए। अब पुलिस वाले इस मामले को जैसे सुनते हैं तो फ़ौरन कंप्लेन दर्ज करते हैं, उस 12 साल की बच्ची को खोजना शुरू करते हैं। अब इधर खोजने के लिए घर वालों से पूछताछ करते हैं, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि कहाँ जा सकती है, कहाँ गई थी, क्या हुआ था, क्या आपको किसी पे कोई डाउट है, ये तमाम चीज़ें पूछ ही रहे थे। इसी बीच एक खंडहर से एक बच्ची की लाश मिलने की खबर आती है। अब इधर एक बच्ची का गायब होना, उधर 2-3 दिनों बाद एक बच्ची की लाश का मिलना, तो पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है कि ये जो लाश मिली है इसी बच्ची की हो जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी 3 दिन पहले लिखाई गई। पुलिस वाले फ़ौरन इस बच्ची के माँ बाप को बुलाते हैं और वो लाश दिखाते हैं तो घर वाले फ़ौरन पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब ये मेरी बेटी है। अब लाश को देखने में ही पता चल रहा था कि उस लड़की के साथ गलत काम किया गया था, उसके साथ रेप किया गया था और रेप करने के बाद भी उसके साथ बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया था उसका। अब जैसे ही ये मामला लोगों के सामने आया तो लोग एक तरह से अब प्रोटेस्ट करने लगे, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, पुलिस वालों पे प्रेशर बनाने लगे कि जल्दी से जल्दी इस आदमी को पकड़ा जाए। इधर बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब उस क्राइम सीन पे जहाँ ये लाश मिली थी उस क्राइम सीन को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, एक एक डिटेल, एक एक डॉक्यूमेंट खंगाला जाता है कि छोटी सी छोटी चीज़, छोटा सा छोटा कोई कागज़ मिल जाए या फिर कोई भी चीज़, कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए, किसी के जूतों के निशान मिल जाए। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले खोज रहे थे तो उस टाइम के जो एसीपी थे जगमिंदर सिंह दहिया, बड़े तेज तर्रार ऑफिसर थे, इस टाइम तो ये रिटायर हो चुके हैं। तो जो दहिया साहब थे उस टाइम के एसीपी थे और मौके की गंभीरता को देखते हुए उस क्राइम सीन पे खुद गए थे जांच करने। तो दहिया को वहाँ पे एक आईडी कार्ड मिलता है। आईडी कार्ड किसी सनी वर्मा के नाम के लड़के का था। अब उस आईडी कार्ड से उस जगह के बारे में पता किया जाता है जहाँ पे इस आईडी कार्ड पे जो चीज़ मेंशन थी। वहाँ पे जाने के बाद फिर सनी वर्मा से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा आई कार्ड उस क्राइम सीन पे क्या कर रहा है। अब सनी वर्मा से जब पूछताछ की जा रही है, इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ निकल के सामने आई उसे देखने के बाद तो पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि इस लड़की के साथ ब्रूटल रेप किया गया, ब्रूटल मर्डर किया गया और मर्डर करने के बाद भी लाश के साथ कई बार रेप किया गया। अब ऐसा मामला और 2015 में एक ऐसा दरिंदा, फ़ौरन ये पुलिस वाले अब सनी से एकदम सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो सनी रोते हुए एक बात बोलता है और कहता है कि साहब मैं बेकसूर हूँ और मेरा आई कार्ड, मेरा जो कागज़ है, मेरा एक दोस्त है रविंद्र, उसने मुझसे छीन लिया था, उसने मुझे मारा पीटा भी। मेरा कुछ टाइम पहले उससे झगड़ा हुआ था, आप मेरी बॉडी पे चोट के निशान देख सकते हैं। और उसी झगड़े के बाद वो मेरे कागज़ को लेके, मेरे डॉक्यूमेंट्स को लेके घर छोड़ के भाग गया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम वही किया होगा। अब पुलिस वाले फ़ौरन रविंद्र के बारे में जब इससे पूछते हैं तो ये बताता है कि साहब जो रविंद्र है, मैं बस का एक ड्राइवर हूँ,
वो मेरा एक तरह से साथी है, सहयोगी है, मेरे साथ मेरे ही बस पे रहता है। अब फ़ौरन पुलिस वाले इस रविंद्र के बारे में पता करते हैं, इसके फ़ोन को, इसके नंबर को सर्विलांस पे डालते हैं और लगभग 3 से 4 दिन बाद एक जगह है, एक बस स्टैंड है, सुखवीर नगर बस स्टैंड, रोहिणी के पास ये जगह लगती है। इसी बस स्टैंड से इस रविंद्र कुमार को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस वाले चैन की सांस लेते हैं, मीडिया वालों के आगे खुलासा कर देते हैं कि जो बच्ची के साथ गलत काम करने वाला अपराधी था वो पकड़ा गया और दिल्ली की जनता सुरक्षित है और तमाम चीज़ें। अब मीडिया वाले भी अपने तरीके से सवाल कर रहे थे कि क्या कुछ उसने बताया, उसने क्यों किया, कौन है, क्या है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी पूछताछ करना बाकी है और जैसी जैसी चीज़ें वो बताएगा हम आपको बताएंगे। अब पुलिस वाले जाते हैं इस 12 साल की बच्ची के रेप और मर्डर का एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने, पूछताछ करने रविंद्र कुमार के पास। रविंद्र कुमार को बाकायदा बैठाया गया है। बैठाए जाने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ के दौरान जब इससे पूछा गया कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा, उस लड़की के साथ रेप क्यों किया, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया। अब ये सवाल जैसे ही पुलिस वाले, जो खासकर जो एसपी थे जगविंदर सिंह दहिया जी, वो जब पूछते हैं तो रविंद्र ने एक बड़ा अटपटा सा जवाब दिया। दरअसल रविंद्र कहता है कि कौन सी लड़की। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले अब सकते में कि आदमी पागल है, मानसिक रोगी है या फिर क्या है। इससे हम पूछ रहे हैं कि तुमने उस लड़की के साथ रेप क्यों किया, उस लड़की के साथ मर्डर क्यों किया, कैसे किया, क्राइम सीन समझाओ, सीन ऑफ क्राइम हमको बताओ कैसे क्या हुआ था। और इधर ये अपराधी कह रहा है कि कौन सी लड़की। तो या तो ये पागल है या तो हमें पागल समझ रहा। तो पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि कौन सी लड़की, मतलब क्या, तुमने जिसके साथ रेप किया था उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो सामने से फिर रविंद्र बोलता है कि साहब कौन से वाले रेप के बारे में आप पूछ रहे हैं। अब जैसे ही ये बात ये बोलता है तब पुलिस वालों को लगता है कि या तो ये पागल है या तो इसने कई ऐसे अपराध किए हैं जिसके बारे में शायद हमको पता नहीं। अब इसके बाद फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा तुमने कितने रेप कर दिए हैं, तुमको याद नहीं। तो थोड़ी देर तक रविंद्र एकदम चुप रहता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहता है कि साहब बहुत एग्जैक्ट तो नहीं याद है लेकिन 30-20 रेप मैंने कर दिए हैं। अब इधर इसका ये बोलना हुआ कि पुलिस वाले एकदम सख्ते में, मामला एकदम हाई प्रोफाइल अब उनको लगने लगता है। सारे आला दर्जे के अफसरों को सूचना दी जाती है कि उनके सामने एक ऐसा शख्स बैठा है जो बाकायदा कह रहा है कि उसने 30 रेप किए हैं, 30 मर्डर किए हैं। अब फ़ौरन सारे सीनियर अफसर उस जगह पे, उस बेगमपुर में पहुंचते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। अब कैसे मान लें कि ये शख्स सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कहीं पागल तो नहीं है। इसीलिए अब सारे पुलिस वाले, खासकर जो सीनियर अफसर आए थे, वो कहते हैं कि अच्छा किया है तो कहाँ किया है। तो बाकायदा ये रविंद्र कुमार 15 अलग अलग जगहों पे लेके जाता है और बताता है कि साहब एक रेप मैंने यहाँ किया था, एक रेप मैंने यहाँ किया, यहाँ पे एक 2 साल के बच्चे को मार के मैंने फेंक दिया था, या देखिए खून का निशान। अब ये तमाम चीज़ें ये बोलता रहा, पुलिस वालों के होश उड़ते चले गए। लगभग 1 हफ्ते तक ये अलग अलग जगहों पे क्राइम सीन दिखाता रहा। उसके बाद अब पुलिस वाले जब एकदम थक जाते हैं, इसके अपराधों की फहरिस्त थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो फिर इसको फिर से थाने लाते हैं और इत्मीनान से इसके बारे में पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कब से लेके कब तक तुमने कितने रेप किए। जब ये बात पुलिस वाले इससे पूछते हैं तब जाके अपनी कहानी सुनाता है और इस कहानी के हिसाब से ये जो शख्स था रविंद्र कुमार, इसके पिता, इसकी माँ, इसका एक छोटा भाई, ये सारे के सारे लोग यूपी के कासगंज के रहने वाले। पिता भी बेहद गरीब था, माँ भी एकदम गरीब ही थी, गरीबी की ज़िंदगी पूरा परिवार जी रहा था। 6वीं तक रविंद्र ने पढ़ाई की, उसके बाद फिर पढ़ाई में इसका मन नहीं लगा। अब घर वालों को लगा कि यूपी में उस तरह का रोजगार, यूपी में उस हिसाब से चीज़ें है नहीं, तो कहीं और चलते हैं कमाने खाने के लिए। इसीलिए साल 2008 में रविंद्र, उसके पिता, उसकी माँ और एक छोटा भाई, ये सारे लोग आ जाते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली आते हैं, आने के बाद साल 2008 से ही जो रविंद्र के पिता थे बाकायदा प्लम्बर का काम करते, जो माँ थी वो घरों में बर्तन, झाड़ू पोछा ये करके गुजारा करती। अब रविंद्र से भी कहा जाने लगा कि तुम भी जाओ कहीं काम करो। तो रविंद्र भी दिहाड़ी मजदूरी करता, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता, जो भी पैसे मिलते कुछ खुद पे खर्च करता, कुछ घर वालों को देता। लेकिन अब इसी मजदूरी करने के दौरान इसकी संगत गलत हो गई। कुछ दोस्त इसको ऐसे मिले जो इस नशा करते थे, उनके साथ ये नशा करना सीख गया। कुछ दोस्त ऐसे थे जो ड्रग्स लेते थे, कुछ सोल्यूशन, कुछ सूखे नशे, उनको भी ये लेने लगा। कुछ ऐसे थे जो गलत जगहों पे जाते थे, रेड लाइट एरिया में जाते थे, ये उस जगह पे भी जाने लगा।
अब ये तमाम चीज़ें ये कर ही रहा था, किसी दौरान इसके हाथ में एक सीडी लगती है। सीडी एक हॉरर पॉर्न थी, और इस सीडी की जो कहानी थी कि उसमें 3 आदमी थे जो एक 2 साल के 3 साल के बच्चे को मारते हैं, उसके साथ ब्रूटल रेप करते हैं। बच्चा जितना चीखता, इन तीनों लोगों को मज़ा आता। अब ये सीडी जैसे ही इसको मिली, ये बाकायदा सबसे छुप के उस पॉर्नोग्राफी वाली सीडी को देखता है, और देखने के बाद 1-2 घंटे तक लगातार देखता है। और फिर यहीं से इसके दिमाग में एक चीज़ आने लगती है कि ऐसा कौन सा मज़ा है, ऐसा कौन सा सुख है जो इस शख्स को मिल रहा है बच्चों को टॉर्चर करके और उनके साथ ब्रूटल रेप करके, और रेप करने के बाद तड़पा के मारने में। अब जैसे ही ये क्वेश्चन इसके दिमाग में आया, तो फिर इसको लगा कि अब किसी को करके देखते हैं, क्योंकि बिना किए तो ज्ञान होगा नहीं। इसीलिए अब फिर ये अपने शिकार की तलाश में निकल जाता है। शिकार की तलाश में निकलता है। संजोग से उस बच्चे की बुरी किस्मत कि उसके सामने ये पड़ जाता है। बच्चा किसी गरीब परिवार का था, खेल रहा था। ये अपनी जेब से 10 का नोट दिखाता है, उस बच्चे को बुलाता है, कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा। बच्चा बेचारा इसकी बातों में आ जाता है। उसके बाद फिर इसको अपने साथ लेके जाता है, उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद फिर इसे लगा कि ये घर जाएगा, मेरे बारे में बता देगा। इसीलिए उस बच्चे को ये बाकायदा पत्थरों से कुचल के, गर्दन काट के, तड़पा तड़पा के मारता है। मारने के बाद फिर लाश वहीं छोड़ के वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब बच्चा बेचारा बेहद गरीब परिवार का, घर वाले कुछ दिन तक लाश खोजते हैं, बच्चे को खोजते हैं। उसके बाद उनको लाश मिलती है। मामला पुलिस में जाता है। उसके बाद फिर वही बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। अब थोड़े दिन तक ये चौकन्ना रहा, लेकिन जब इसे लग गया कि कुछ हुआ नहीं, मैं फंसा ही नहीं, इसके बाद ये अपने दूसरे शिकार की तरफ निकलता है। उसको अपने हवस का शिकार बनाता है, उसके साथ ब्रूटल रेप करता, उसके साथ ब्रूटल मर्डर करता। डेड बॉडी के साथ भी उसने रेप किया, उसके बाद उसको भी फेंक दिया। फिर तीसरा शिकार, फिर चौथा शिकार। और इसने अपने एक वाले जुर्म में क्लियरली बताया, और सुन के बड़ी हैरानी भी हुई कि जब इसे इस तरह की तलब लगती, जब इस तरह का इसको एक नशा करने के बाद जब ये शराब और गांजा वगैरह पी लेता, तो जब इसे इस तरह की हवस सवार होती, तो 40-40 किलोमीटर तक ये पैदल निकल जाता अपने शिकार की तलाश में। 40-40 किलोमीटर ये पैदल जाता शिकार की तलाश में। किसी बच्चे को पकड़ता, उसको पैसे, मिठाई, इन सब चीज़ों की लालच में अपने साथ लेके जाता, रेप करता, रेप करने के बाद मर्डर करता, मर्डर करके भाग जाता। साल 2008 से ही इसके अपराधों की लिस्ट शुरू हुई, और साल 2012 तक जहाँ ये रहता था दिल्ली में, वहाँ पे इसने लगभग दर्जनों रेप किए। अब इधर परिवार वालों को भी कहीं और काम मिलने लगा, तो फिर परिवार साल 2012 में बेगमपुर शिफ्ट हो जाता है। बेगमपुर शिफ्ट होता है। इसके पिता थे, पिता का एक दोस्त था, और दोस्त का एक बेटा था, सनी वर्मा। अब इधर साल 2012 में शिफ्ट हुए। पिता जो थे अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरे बेटे को कहीं नौकरी पे लगवा दो, कुछ करेगा तो परिवार की इनकम बढ़ेगी। अब जो दोस्त था वो अपने बेटे सनी से कहता है कि इसको अपने साथ रख लो, इसको अपने साथ काम पे लगवा लो, जहाँ तुम करते हो वहीं इसको भी लगा लो। सनी भी अपने बाप की बात को मानता है, और अपने साथ जहाँ ये बस या ट्रक जो भी चलाता था, उसी गाड़ी पे इसको भी एज ए हेल्पर रख लेता है। अब सनी और ये रविंद्र एक साथ रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, और इस बीच सनी जो था उसके नाजायज़ संबंध इस रविंद्र की माँ से हो जाते हैं। रविंद्र की माँ से नाजायज़ संबंध हो जाते हैं। रविंद्र की माँ के साथ वो आए दिन मिलता, तमाम चीज़ें करता। इधर अरविंद के भी अपराधों का जो सिलसिला था वो बदस्तूर जारी रहा। लगातार वो बच्चों को टारगेट करता, कभी दिल्ली, कभी रोहिणी, कभी कहीं और, कभी दिल्ली एनसीआर, कभी बदायूं, कभी हरिदास कॉलोनी, कभी कंझावल, कभी हाथरस, कभी फरीदाबाद, कभी नोएडा। अलग अलग जगहों पे ये ट्रेन से जाता, बस से जाता, जहाँ भी इसे बच्चे मिलते उनको टारगेट करता, उनके साथ रेप करता। साल 2014 आते आते इसने लगभग 27 से 28 रेप कर दिए थे। 27 से 28 बच्चों को मार चुका था ये। सारे बच्चे बेहद गरीब परिवार के थे। सारे बच्चे ऐसे घरों से थे जो बेचारे खुद रोजी रोटी और कल की रोटी, कल के चाय का उनका जुगाड़ नहीं था। तो ऐसे मामले में पुलिस भी बहुत गंभीरता नहीं दिखाती, ये लगातार बचता गया। और इसी दौरान साल 2014 आ जाता है। साल 2014 में एक बच्चे के ऊपर ये अटैक करता है, उसके साथ रेप करता है। रेप करने के दौरान संजोग से वो बच्चा, जब ये इसका गला काटता है बच्चे का, और गला काटने के बाद एक नाले में फेंकता है, तो नाले में बालू थी, वो बालू उस बच्चे की गर्दन पे चिपक जाती है।
नस पूरी तरह कटी नहीं थी और बालू चिपकने की वजह से खून बह नहीं पाता और वो बच्चा किस्मत से बच जाता है। अब बच्चा बचता है, बचने के बाद फिर जाता है, बाकायदा पुलिस में कंप्लेन होती है, इसकी शिनाख्त होती है, ये पकड़ा जाता है। लेकिन अब कहानी ही अजीब थी कि इसके खिलाफ कुछ ऐसा सबूत मिला ही नहीं जिससे ये दोषी हो जाए। थोड़े टाइम तक ये जेल में रहा। अब जेल में था, इधर सनी का इसकी माँ से नाजायज़ संबंध, तो इसकी माँ, इसके बाप, ये सारे लोग प्रेशर बनाते हैं सनी के ऊपर कि एक जमानतदार चाहिए होगा, तो तुम चलो जमानत करवा दो। और यही सनी जो था अपने इस दोस्त रविंद्र की साल 2014 में जमानत करवा देता है रेप और पास्को एक्ट में। अब फिर से ये बाहर, और यहीं से ये बेलगाम हो चुका था, चूँकि एक बार ये जेल भी जाके निकल आया, इसका कुछ हुआ नहीं। तब इसे लग गया कि शायद अब इस संसार का कोई ऐसा कानून है ही नहीं जो मुझे पकड़ सके, मुझे रोक सके। इसीलिए अब इसके अपराधों की लिस्ट बढ़ती चली गई, ये लगातार रेप करता चला गया। अब इधर ये बच्चों को शिकार बना रहा था, इधर सनी इसकी माँ के साथ नाजायज़ संबंध में था। और इसी बीच एक तारीख आती है, जहाँ तक मुझे याद है ये तारीख थी 6 जुलाई साल 2015। 6 जुलाई साल 2015 को रविंद्र अपने शिकार को अंजाम देके वापस अपने घर पे आता है, जहाँ ये लोग बेगमपुर में रह रहे थे। तो जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि सनी जो था उसकी माँ के साथ आपत्तिजनक हालत में। अब जैसे ही ये चीज़ ये देखता है तो इसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अब जाहिर सी बात है, जो शख्स 30 मर्डर कर चुका हो उसके लिए एक आध मर्डर कौन सी बड़ी बात। अब एकदम गुस्से में और ये सनी के मर्डर का प्लान बनाता है, अपनी माँ को भी डांटता फटकारता है। और इसी प्लान के तहत ये 13 तारीख को सनी को लेके जाता है, शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन सनी की अच्छी किस्मत थी कि सनी इस हमले में बच जाता है, थोड़ा सा घायल होता है, बेहोश होता है। और जब देखता है कि ये बेहोश हो गया तो गुस्से में उसका मोबाइल, उसका डॉक्यूमेंट छीन लेता है। छीन लेने के बाद अपने साथ लेके निकलता है गुस्से में अपने शिकार की तरफ। शिकार की तरफ निकलता है, थोड़ा सा आगे जाता है और किस्मत कहें या बदकिस्मती कहें कि वो 12 साल की बच्ची इसको दिख जाती है। अब इधर ये सनी के ऊपर गुस्से में था, इधर ये 12 साल की बच्ची दिखी। फ़ौरन ही अपनी जेब से सामान निकालता है, मिठाई निकालता है, पैसे निकालता है, उस 12 साल की बच्ची को पुचकार के बुलाता है। बच्ची बेचारी मान जाती है। सुबह सुबह का वक्त था, लगभग 5 बज रहे थे, शायद वो बच्ची शौच के लिए बाहर निकली थी। उसको ये घसीटता है, घसीटने के बाद एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेके जाता है। लेके जाने के बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन 12 साल की बच्ची थी, स्ट्रगल कर रही थी, इससे लड़ रही थी, इसका विरोध कर रही थी। इसीलिए अब उस बच्ची को ये पत्थरों से, ईंटों से मारने पीटने लगता है। अब एक 12 साल की फूल सी बच्ची कोई उसको ईंट से मारे तो बेचारी कितनी देर सर्वाइव करेगी। थोड़े ही टाइम में वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके साथ ब्रूटल रेप करता है। उसके बाद फिर उसका मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद फिर से रेप करता है और लाश को वहीं छोड़ के भाग जाता है। इधर इस बच्ची के परिवार वाले इस बच्ची को खोजने निकलते हैं। निकलने के बाद फिर पुलिस में जाते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और उसके बाद पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंच जाती है, लाश की शिनाख्त करती है और वहीं पे इस सनी वर्मा का आई कार्ड मिलता है, जिस कंपनी में एक ट्रक और बस चलाता था। और वहीं से फिर सनी वर्मा की पहचान हुई और सनी वर्मा ने रविंद्र कुमार का एड्रेस दिया। उसके बाद ये सारा मामला प्रकाश में आया। अब साल 2015 में इसने एक मामले के चक्कर में 30 अलग अलग मामलों में खुलासा किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2015 से ये तिहाड़ जेल में बंद था। आज साल 2023 चल रहा है और साल 2023 के 6 या 7 तारीख ये बात रही होगी, 6-7 तारीख को इसकी पेशी हुई। मुकदमा इतने टाइम से चल रहा था। एक गरीब परिवार का ये बेटा था, ना इसका कोई पैरवी करने वाला, ना ही कोई ऐसा था जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वकील ये हायर कर लेता पैसे के दम पे, क्योंकि वकीलों की फ़ीस तो माशाल्लाह कितनी होती है मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आप सोच के देखिए, एक नॉर्मल सा वकील इस मामले को इतने टाइम तक लटकाया रहता है। अभी 6-7 तारीख को इस मामले में, जो मामला मैंने बताया ये 14 जुलाई वाला, इस 12 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के इल्ज़ाम में ये दोषी पाया गया है। बाकी इसके जो इसने कबूले टोटल 29 मामले, इसका भी कुछ अता पता नहीं। इस मामले में अभी पूरी जांच होगी, चार्जशीट बनेगी, उसके बाद फिर अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग मुकदमा चलेगा, तब जाके उस मामले का फैसला आएगा। 7 तारीख को इसका फैसला आया है, 20 तारीख को इसको सज़ा होगी। अभी तक बस ये साबित हुआ है कि एक मामले में ये गुनहगार है। तो सोचने की बात है कि हमारे देश की कानून की, जुडिशरी की क्या विडंबना है। 30-30 रेप करने वाला
जेल के अंदर आराम से बैठा है। एक मामला भी इतने टाइम तक चला तो बाकी मामले कहाँ ही पहुँचेंगे। ऐसे ही मैंने एक मामला आपको सुनाया था गबित सिस्टर का, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड 42 बच्चों का मर्डर किया था। 42 छोटे छोटे बच्चों को तड़पा के मारा। उनका मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद उनको सजाए मौत दे दी गई। शायद ये 2003 की बात है। उससे लेके अभी तक जब फांसी हुई ही नहीं तो गबित सिस्टर्स ने 3 लोग थे, एक माँ और 2 बेटी। इन तीनों ने बाकायदा मर्सी पिटीशन डायल किया और बताया कि इतने सालों से हमको सजाए मौत मिली और अब तक सज़ा नहीं मिली, तो कायदे से तो हम इतने टाइम से घुट घुट के जी रहे हैं कि हम कई बार मर चुके हैं। कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और इनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। बड़ी हैरानी होती है ऐसे फैसलों और ऐसे विडंबनाओं को देखते हुए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि जो हमारे देश का नाम है, हमारे प्यारे देश का नाम भारत, तो ये भारत नाम क्यों पड़ा? इस भारत के नाम पढ़ने के पीछे क्या कहानी है? और हमारे इस भारत देश के और कितने नाम हैं? अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।